हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कृत्रिम गर्भाधान। आप थोड़ा बहुत तो इसके बारे में जानते ही होंगे। आपने अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको कृत्रिम गर्भाधान के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा। तो फिर भी अगर नहीं पता है, जो शुरू से तैयारी कर रहा है, तो उसको मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। कृत्रिम गर्भाधान का मतलब होता है, कृत्रिम वो चीज़ें जो मानव द्वारा बनाई गई चीज़ें वो कृत्रिम होती है, और एक प्राकृतिक होता है जो नेचुरल होता है। प्राकृतिक को अच्छे तरीके से सब जानते हैं, जो कुदरत के द्वारा बनाई गई चीज़ें सब प्राकृतिक है। कृत्रिम और गर्भाधान का मतलब जैसे कि प्रेगनेंसी है ना, तो ये अपन पशु के अंदर पढ़ेंगे कि पशु के अंदर कृत्रिम गर्भाधान कैसे होता है और क्यों होता है, किस लिए ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी नहीं है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये देख लो आप, ये गाय में कृत्रिम गर्भाधान। एक मिनट में बुरुश को छोटा कर लेता हूँ। हाँ। ये गाय में देख सकते हो आप, ये गाय के बछड़े, ये कृत्रिम गर्भाधान से हुए हैं। ये भी कृत्रिम गर्भाधान से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आपने कभी खबरों में सुना होगा कि 21 करोड़ का भैंसा, ये देख रहे हो आप, ये 21 करोड़ का भैंसा, इसका नाम सुल्तान है और ये इसका बेटा युवराज है ना। तो ये आपने कभी सोचा होगा कि यार 21 करोड़ का भैंसा क्यों बिक रहा है, ऐसा वो क्या करके दिखा देगा, जो उसको खरीद रहा है वो उससे ऐसा क्या मिल जाएगा जो वो उसको 21 करोड़ रुपए में खरीदेगा पैसे लगा के, ऐसा क्या कारण है। तो सच बताऊं तो इसका ये कारण होता है कि जो ये बैल होते हैं, ये क्या शरीर में हष्ट पुष्ट होते हैं, क्योंकि इनका अच्छा खान पीन और इनकी नस्ल अच्छी होती है, इनका जेनेटिक पावर बहुत अच्छा होता है। तो क्या होता है कि जैसे इन लोगों का सीमन होता है, शुक्राणु, वह बहुत महंगा बिकता है। एक ही शुक्राणु मतलब मान लो 15 से 16 17 लाख का बिकता है, और ये दुगनी कमाई कर लेता है। 21 करोड़ का पैसा है तो वो डबल कमाई कर लेता है। तो इसका शुक्राणु बहुत इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि नस्लों को अच्छा बनाने के लिए। गाय की, भैंस की जो भी नस्लें हैं, अगर आवारा पशुओं से अपना प्रजनन कराएंगे तो आवारा ही बच्चे पैदा होंगे, बट अगर अच्छी नस्ल से उसका प्रजनन क्रॉस करवाएंगे तो अच्छी नस्ल के जानवर पैदा होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हम इसके लिए ज़्यादातर थोरिकल बातें जो आपको समझनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। ये देख लो, ये ऐसा शुक्राणु होता है सांड का, और ये ऐसे स्टोर करके रखा जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। पशुओं में प्रजनन मुख्यतः दो प्रकार, प्राकृतिक प्रजनन व कृत्रिम प्रजनन होता है ना। प्राकृतिक प्रजनन मैंने बताया था। प्राकृतिक प्रजनन नर पशु का सीधा प्रयोग मादा पशु से गर्भित कराना, वह प्राकृतिक प्रजनन हो गया। कृत्रिम प्रजनन वो होता है कि नर पशु का वीर्य मादा पशु के गर्भाशय में मध्य भाग में छोड़ा जाता है, मतलब मानव द्वारा एक काम किया जाता है, तो इसलिए कृत्रिम गर्भाधान बोला जाता है इसे, है ना। ये आप समझो इस बात को। आगे बढ़ते हैं। आजकल भ्रूण प्रत्यारोपण के माध्यम से भी प्रजनन किया जाता है। जो भ्रूण प्रत्यारोपण होता है, इसके माध्यम से भी प्रजनन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन। वीर्य का संरक्षण। वीर्य का संरक्षण, ये किस तरीके से वीर्य का संरक्षण किया जाता है ना। जैसे कि खून और वीर्य, नो मान लो खून और वीर्य भाई भाई है। जैसे खून को अपन बाहर निकालते हैं, वो जल्दी से ख़राब हो जाता है हवा के कांटेक्ट में आते ही, वैसे ही वीर्य होता है जो हवा के कांटेक्ट में आते ही ख़राब हो जाता है। तो उसको कैसे संरक्षित रखें। अगर कोई दिल्ली में रहता है, अगर उसको बॉम्बे अपना वो नस्ल का शुक्राणु चाहिए, तो वो कैसे इतने दिनों तक बचा के रख पाएगा, 2-3 दिनों तक। तो उसके लिए भी उपाय दिए गए हैं। हिमकृत वीर्य हिमकृत वीर्य को तरल नाइट्रोजन N2 में -196 सेल्सियस या कार्बन डाइऑक्साइड में -79 सेल्सियस तापमान पर संरक्षित किया जाता है ना। ये आप ध्यान रखना इनका। नाइट्रोजन में 196 सेल्सियस और कार्बन डाइऑक्साइड में 69 डिग्री सेल्सियस, है ना। वीर्य को द्रवित नत्रजन में सुरक्षित रखने की क्रिया को क्रियोप्रियोजनेशन
क्रियोप्रिजर्वेशन कहलाती है ना। क्या कहलाती है? वीर्य को द्रवित निर्जन में सुरक्षित रखने की क्रिया को क्रियोप्रिजर्वेशन कहलाती है ना। ये देखो इस तरीके के यंत्र में सुरक्षित रखा जाता है। ये देखो ये नाइट्रोजन का वो है, इसके अंदर सुरक्षित रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम गर्भाधान की विधियाँ। कृत्रिम गर्भाधान मूलतः 3 प्रकार की विधि से होता है, जिसमें हम पहली विधि पढ़ेंगे रेक्टोवजाइनल विधि। इसे गुदाविनी या गुदा योनि विधि भी कहा जाता है, जो गाय व भैंस में काम ली जाती है ना। रेक्टोल वजाइनल विधि, ये आपको ध्यान रखना है, ये रेक्टो वजाइनल विधि है। और एक वजाइनल स्पेकुलम विधि है, जो भेड़ बकरी के रूप में काम ली जाती है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रेक्टो वजाइनल विधि है उसका इस्तेमाल किया जाता है गाय भैंसों में, और जो वजाइनल स्पेकुलम विधि है वो भेड़ बकरी में इस्तेमाल किया जाता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं। इसी यंत्र की मदद से ये वजाइनल स्पेकुलम यंत्र है, ये इसकी मदद से भेड़ बकरियों के लिए काम लिया जाता है ना। ये ध्यान रखना, इसी से ही मतलब कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम गर्भाधान की विधि, थोड़ी परिभाषा है इसकी, भी आप थोड़ा ध्यान दे लो। कृत्रिम गर्भाधान गन, इसके जो हथियार होता है, ये हथियार देख रहे हो आप इस जगह पर, ये हथियार को गन बोला जाता है, जो 18 से 19 इंच की लंबी धातु की नली होती है, और इसमें वीर्य भरकर कृत्रिम गन को योनि में प्रविष्ट कर उसे ग्रीवा तक पहुंचाते हैं, तथा तकनीशियन अपने बाएं हाथ को पशु की गोदा में डालकर गर्भाशय ग्रीवा को हाथ में पकड़ाता है। कृत्रिम गन से भरे वीर्य को गर्भाशय में पहुंचा जाता है। इस विधि को रेक्टोवजाइनल विधि कहा जाता है। ये रेक्टोवजाइनल विधि है गाय भैंसों में इस्तेमाल करने वाली, और वजाइनल स्पेकुलम वो है जो भेड़ बकरी में इस्तेमाल की जाती है ना। आगे बढ़ते हैं। सीमन को गर्भाशय ग्रीवा के मध्य में छोड़ा जाता है ना। और कृत्रिम गर्भाधान हेतु गाय भैंस के लिए वीर्य की आवश्यकता 0.5 मिली से 2 मिली तक होती है ना। मतलब कृत्रिम गर्भाधान के लिए गाय भैंसों के लिए जो वीर्य की आवश्यकता है ना, वो 0.5 मिलीलीटर से लेकर 2 मिलीलीटर तक होनी चाहिए। और गाय के लिए कृत्रिम योनि का उपयुक्त तापमान 41 डिग्री सेल्सियस मतलब 105 फ़ारेनहाइट, और भैंस के लिए 39 डिग्री सेल्सियस मतलब 102 फ़ारेनहाइट। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और वीर्य का जो पीएच मान होना चाहिए 6.5 होना चाहिए, मतलब थोड़ा अम्लीय होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गाय व भैंस के मध्यकाल, कामोजेतना काल, मतलब जब वो प्रजनन के लिए तैयार हो सकती है, तो उसको प्रारंभ होने में लगभग 12 घंटे बाद गर्भित करना चाहिए। जब मतलब वो कामोजेतना वाला काल होता है, उसके लगभग 12 घंटे बाद ही इसे गर्भित करना चाहिए। गाय भैंसों के ब्याने के लगभग 60 से 90 दिनों के भीतर गर्भधारण करवा लेना सबसे बढ़िया होता है। मतलब गाय भैंस के ब्याने के लगभग 60 से 90 दिन बाद ही के भीतर गर्भधारण करना ही सबसे बढ़िया होता है ना। और गर्भधारण के 60 दिनों के पश्चात स्क्रैटम पोलपेशन विधि के माध्यम से गर्भधारण की जांच की जाती है ना। ये यंत्र है, इसके माध्यम से गर्भधारण की जांच की जाती है 60 दिनों के पश्चात, गर्भधारण के 60 दिनों के पश्चात, रेक्टम पोलपेशन है ना। चलो आज अपनी क्लास यहीं ख़त्म होती है। कृत्रिम गर्भाधान के बारे में ये इम्पोर्टेंट लाइनें हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बस।